नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी की सीरीज। देखिए यहाँ 4 लाइन बड़ी सुंदर सी आपके लिए दी गई है। थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं ये मुझे नहीं आता। मतलब मैं असफलताओं से घबराने वाला नहीं हूं और सफलता को पाने के लिए अपना जी जान लगा दूंगा। मतलब आपको असफलता से डरना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं मित्रों तो यकीन मानिए आपसे सफलता दूर रहने वाली नहीं है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और आपसे इतना ही गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए, परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न हम लोग देख लें। देख लिए पहला प्रश्न ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला 11 नवंबर, दूसरा 15 नवंबर, तीसरा 20 नवंबर, चौथा 25 नवंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए किस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया है तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और कब से? तो 1999 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है और इसके लिए एक अभियान चलाया जाता है, यूनाइट अभियान का संबंध किससे है? तो संयुक्त राष्ट्र का यह कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है महिलाओं पर हिंसा की रोकथाम करना और 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में महिलाओं से महत्वपूर्ण जानकारी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, मित्रों राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कौन सा? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है कि 2022 में अंतरराष्ट्रीय महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो रिजवाना हसन। किसे? रिजवाना हसन है, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर हम बात कर ले यहां अन्य जानकारी के रूप में तो यहीं पर आपको बालिका दिवस भी याद रखना है। कौन? बालिका, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। अन्य विकल्पों के बारे में भी यही देख ले जल्दी से। तो देखिए पहला दिया गया 11 नवंबर, भूलेंगे नहीं इसे मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। अगर बात करें 15 नवंबर की मित्रों तो आपको ध्यान रखना है 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह किसकी स्मृति में मनाया जाता है तो आप याद रखेंगे बिरसा मुंडा जी की स्मृति में मनाया जाता है। अगर बात कर लें 20 नवंबर की मित्रों तो आप याद रखेंगे 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है तो यह 20 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय बाल दिवस की बात की जाए तो यह कब मनाया जाता है तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में मित्रों कल के एपिसोड में 2 प्रश्नों में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, उसके लिए सुधार कर लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है पहला प्रश्न आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ बोल दिया गया था, बस यही आपका गड़बड़ हो गया था। यहां पर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का दूसरा संस्करण पहली बार उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया जा रहा है जो कि 2023 में किया जाएगा। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम का 2023 में कहां होगा तो यह मध्य प्रदेश होगा, बस इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला आपका एक प्रश्न था, आपसे पूछा गया, वहां बताया गया था रेड सी से सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में, तो वहां भी आप ध्यान रखेंगे जैसे सऊदी अरब है, साथ ही साथ यमन है, आपको याद रखना है मिस्र है,
आपको याद रखना है सूडान है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जॉर्डन है, और आपको इथोपिया है, और सोमालिया है। ये सारे देश जो हैं ये रेड सी से अपनी सीमा साझा करते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर नोट डाउन रखेंगे और याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला आपका अत्यंत महत्वपूर्ण और भी है। देखिए दिया गया हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध किससे है। अब यहां पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध किससे है, तो हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला दिया गया मनरेगा, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा बाल विकास मंत्रालय, और चौथा जो है और लास्ट जो है ये पर्यावरण मंत्रालय है। यहां जो सही होगा मित्रों, यह मनरेगा से संबंधित। कहां से संबंधित है? मनरेगा से संबंधित है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है मित्रों, तो सत्र 2020 लॉकडाउन, या आप ऐसा कहें कि कोविड काल में मनरेगा में जो श्रमिक हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ने के कारण इस अभियान को शुरू किया गया, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? 2020 से 2022 तक 2 लाख कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर इनको अन्य रोजगार से जोड़ना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध मनरेगा से है, और इसका उद्देश्य जो है कि 2020 से 2022 तक 2 लाख युवकों को रोजगार के अन्य प्रशिक्षण से जोड़कर इनको रोजगार प्रदान कराना। इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाता है नरेगा के बारे में कि नरेगा किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था, तो अधिनियम आप याद रखेंगे, अधिनियम 2005 के द्वारा। कब इसे प्रारंभ किया गया, तो आप याद रखेंगे 2 फरवरी 2006 में इसे प्रारंभ किया गया। लेकिन इसे मनरेगा के रूप में मित्रों कब जारी किया गया, तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, आपको याद रखना है 2009 में इसे मनरेगा के रूप में जारी किया गया। अगर हम बात कर लें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि अन्य जो ये मंत्रालय दिए गए हैं, इन मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए तो मनसुख मंडाविया जी हैं। और हाल ही में एक्सेल पॉपुलेशन फैमिली का रिपोर्ट जो है एक्सेल अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है, फैमिली प्लानिंग के लिए, तो यह भारत देश को सम्मानित किया गया है। और इस समारोह में कौन गए हुए थे, तो मनसुख मंडाविया जी गए थे। और यह कहां आयोजित किया गया था? थाईलैंड में। कहां मित्रों? थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को हम अगर देखें तो दिया गया है बाल विकास मंत्रालय, तो आपको याद रखना है महिला और बाल विकास मंत्री, केंद्रीय मंत्री कौन है, तो श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति ईरानी जी जो हैं ये महिला और बाल विकास की मंत्री हैं। साथ ही साथ इनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी है, यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें पर्यावरण मंत्रालय की, तो आपको याद रखना है पर्यावरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र सिंह यादव जी जो हैं ये केंद्रीय मंत्री हैं पर्यावरण मंत्रालय के। यहां पर अगर बात हो रहा है मनरेगा की, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है, तो आपको ध्यान रखना है गिरिराज सिंह जो हैं ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं, आपको याद रखना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 17 किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 17 किससे संबंधित है, तो हल्के लड़ाकू जो विमान हैं इनका निर्माण किया जाना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है प्रोजेक्ट 17 से। और इसी के परिप्रेक्ष्य में एक नाम याद रखना है प्रचंड। क्या नाम याद रखना है? प्रचंड क्या है? ये एक प्रकार का हल्का लड़ाकू विमान है। और ये शामिल किससे है, तो ये शामिल है प्रोजेक्ट 17 से। आप अगर याद कर पा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है प्रोजेक्ट 17। आपको याद रखना है प्रोजेक्ट, यहां पर पढ़ रखा है हम लोगों ने प्रोजेक्ट 75। कौन? प्रोजेक्ट 75। तो आप याद रखेंगे 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा तेंजिंग नार्गे
साहसिक पुरस्कार 2021 किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया? तो पहला दिया गया गृह मंत्रालय, दूसरा खेल मंत्रालय, तीसरा जल शक्ति मंत्रालय, चौथा वित्त मंत्रालय। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर बी सही होगा, खेल मंत्रालय। अब यहां ध्यान रखना है कि इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर। कौन? अनुराग ठाकुर जी जो हैं इसके केंद्रीय मंत्री हैं। अगर हम बात करें ये कितने श्रेणी में दिया गया है, तो यहां 3 श्रेणियां याद रखना है। तो पहला आपका है लैंड एडवेंचर की श्रेणी में किसे दिया गया है? साथ ही साथ दूसरा कौन है? तो वाटर एडवेंचर। और तीसरा जो है ये ग्रुप कैप्टन के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तीनों प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। पहले के बारे में बात करें तो नैना धाकड़ जो हैं इनको दिया गया है। और दूसरा अगर हम बात करें तो शुभम धनंजय को दिया गया है। और तीसरे की बात करें तो भवानी सिंह ग्रुप कैप्टन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लैंड एडवेंचर में नैना धाकड़ को और वाटर एडवेंचर में शुभम धनंजय को दिया गया है। और केंद्र मंत्रालय कौन है? खेल मंत्रालय है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं। अगर हम बात करें अन्य मंत्रालयों की तो यहां से भी प्रश्न लगातार बनते हैं। अगर बात करें गृह मंत्रालय की तो अमित शाह जो हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं। साथ ही साथ पहले सहकारिता मंत्री कौन है केंद्रीय मंत्रालय के? तो ये अमित शाह जी हैं। इसी क्रम में जल शक्ति मंत्रालय, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, आपको याद रखना है। यहां से गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो 2019 में किया गया था। और सहकारिता मंत्रालय का गठन बजट 2022 में किया गया था। अब वित्त मंत्रालय के बारे में बात करें तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमण जी जो हैं ये भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं महिला के रूप में। अगर बात करें यहां वित्त आयोग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280। कौन सा मित्रों? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। और भारत के पहले वित्त आयोग के प्रमुख कौन थे? तो केसी नियोगी जी जो हैं ये भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में थे। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग है। और इसके प्रमुख कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे एन के सिंह हैं। इनका पूरा नाम नंद किशोर सिंह है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। वर्तमान में भारत के जो वित्त आयोग के प्रमुख हैं उनका क्या नाम है या कौन है? तो आप याद रखेंगे नंद किशोर सिंह जो हैं ये वर्तमान में वित्त आयोग के प्रमुख के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल का संबंध किस राज्य से है? अब यहां देखिए पहला दिया गया है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, चौथा असम। यहां जो हमारा सही विकल्प है ये विकल्प नंबर सी तमिलनाडु है। अब हाल फिलहाल के दिनों में मित्रों आप दैनिक समसामयिकी की सीरीज में लगभग हफ्ते में 2-3 दिन तमिलनाडु से चर्चा में बना रहने का आप प्रश्न देख ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाली परीक्षाओं में जब भी परीक्षाएं होंगी तो आपके प्रश्न तमिलनाडु से जो चर्चा के बिंदु हैं वहां से बनने हैं। अब इस प्रश्न के माध्यम से उन सारे बिंदुओं को हम यहां रिकॉल कर लेंगे जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, अगर बात करें अरिकापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में का संबंध कहां से है? तमिलनाडु से है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है मित्रों? चेन्नई है। और इनके जो मुख्यमंत्री हैं यहां के कौन है? एम के स्टालिन जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि जी जो हैं ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अब यहां एक एक बिंदु को हम अगर देखें तो यहां अरिकापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल है। यहां लगभग 200 टाइप के जीव जंतुओं का आवास है और इसे परिरक्षित किए जाने
की घोषणा की गई है और ये पहला, भारत का पहला होगा। इसी कारण आपके लिए इसे जरूर भी याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, हाल ही में भारत का डुगोंग संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कहां? तमिलनाडु में। अगर बात करें, सुलेंडर लोरिस अभयारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई है। कहां? तमिलनाडु में। अगर बात की जाए 17वां वर्ल्ड सेंचुरी किसने घोषित किया है? तो यह भी तमिलनाडु के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में 17वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। किस राज्य के द्वारा? तो यह भी तमिलनाडु राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। और 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? यह भी तमिलनाडु राज्य में किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्द्र भूमियों की संख्या, कि भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या टोटल कितनी है, तो 75 है। और इसमें सर्वाधिक किस राज्य में है? तो 14 आर्द्र भूमियां जो है मित्रों, ये कहां है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। यहां पर कितनी आर्द्र भूमियां हैं? यहां पर 10 आर्द्र भूमियां जो हैं, ये उत्तर प्रदेश में है और ये दूसरे स्थान पर है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न और महत्वपूर्ण जाना जाता है, अगर पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, किस सरकार की पहल है? तो तमिलनाडु के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे खाद्य संग्रहालय का भारत में कहां पर स्थापना किया गया है? तो खाद्य संग्रहालय की स्थापना तंजावुर में स्थापना किया गया है। यह कहां से संबंधित है? यह भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम बात करें, बाजरा मिशन किस राज्य की पहल है? तो यह असम राज्य की पहल है, बाजरा मिशन। अगर बात करें कर्नाटक की, तो आपको याद रखना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वासवराज बोम्मई जी हैं। और यहां के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। अगर हम बात करें केरल की, तो आपको याद रखना है केरल के परिप्रेक्ष्य में यहां के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं, यहां के प्रमुख हैं। कौन? आरिफ मोहम्मद खान जी यहां के राज्यपाल के रूप में कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर भी दिखाया गया आरिटापट्टू का, और ये जो है जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में है, जो कि संबंधित कहां से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव कडाकेलई परिस ये कर्नाटक की भाषा है, कन्नड़ की भाषा में है। और आपको जरूर याद रखना है कि प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कडाकेलई पेरिस के नाम से जाना जाता है। और यह कहां प्रारंभ किया गया है? तो देखिए पहला विकल्प दिया गया तमिलनाडु, दूसरा दिया गया गुजरात, तीसरा कर्नाटक, चौथा मुंबई। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर सी सही होगा, कर्नाटक राज्य में प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो यहां की राजधानी क्या है? बंगलुरु जो है यहां की राजधानी है। अभी हम लोगों ने बात किया कि मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है वासवराज बोम्मई जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के रूप में थावरचंद गहलोत जी जो हैं यहां के कौन है? राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें हाल ही में चर्चा में रहा है यहां स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किस राज्य से है या किससे है? तो नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा की ये मूर्ति है। और कितनी ऊंचाई है? 108 फीट है। किसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया है? तो राम बनजी सुतार द्वारा इसका डिजाइन किया गया है, जिसका डिजाइन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने जिसका डिजाइन किया था उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। और नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा
अगर हम बात करें ये कौन थे, तो आपको याद रखना है हरिहर बुक्का के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी या किस नगर की, तो विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। और विजयनगर के शासकों में कौन थे, तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा थे और इन्हीं के द्वारा पैगोडा नामक सिक्का भी चलाया गया था और इन्हीं की मूर्ति है 108 फीट की, जिसका अनावरण किया गया है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में। इसका अनावरण किसने किया है या उद्घाटन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें हाल ही में कर्नाटक से, तो आप याद रखेंगे कर्नाटक राज्य से कि कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है और कहां पर स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किसके लिए जानी जाती है, तो ये सोने की खान है। क्या सोने की खान कौन सी है, कोलार की खान जो है ये सोने की खान है। अब यहां बात हो रही थी मूंगफली की, तो आप जरूर यहां इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे कि भारत में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात राज्य जो है ये मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पे है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2022 का आयोजन किया गया। अब युद्धाभ्यास से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देखिए पहला दिया गया फ्रांस, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया। यहां जो हमारा सही विकल्प है यह इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया जा रहा है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में गरुड़ शक्ति दिया हो, क्या हो, गरुड़ शक्ति दिया हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया होगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो गरुड़ शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। लेकिन अगर प्रश्न में केवल गरुड़ दिया हो तो आप याद रखें इसका आयोजन जो है ये फ्रांस के साथ और भारत और फ्रांस के बीच में होता है और ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, यह भी याद रखना है। और एक युद्धाभ्यास होता है वरुण युद्धाभ्यास, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है और यह भी भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अब युद्धाभ्यास से यह प्रश्न पूछा गया है, तो हम अन्य विकल्पों के बारे में अगर बात करें तो हमने अभी देखा कि फ्रांस के साथ कौन सा, तो गरुड़ और वरुण युद्धाभ्यास किया जाता है। लेकिन अगर गरुड़ शक्ति हमारा प्रश्न में रहेगा तो इसका जो युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाएगा। इसी क्रम में अगर जापान की बात करें मित्रों, तो जाइमेक्स युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, साथ ही साथ मालाबार मित्रों, कौन सा, मालाबार युद्धाभ्यास जापान के साथ और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। अगर बात करें अमेरिका की तो आपको याद रखना है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास और एक युद्धाभ्यास नाम का युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। साथ ही साथ मालाबार युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। अब यहां बार बार मालाबार आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, आज से प्रश्न पूछा भी गया है कि क्वाड देशों का जो युद्धाभ्यास है उसका नाम क्या है मित्रों, तो ये मालाबार है। क्या है, मालाबार है। अब हम सबसे पहले ये जान लें कि क्वाड देशों में कौन कौन देश शामिल है। तो पहला तो आप ध्यान रखेंगे जापान शामिल है, दूसरा यूएसए शामिल है, तीसरा भारत शामिल है और चौथा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया जो है यह देश शामिल है। इन 4 देशों के समूह को क्वाड के नाम से जाना जाता है और इसका गठन 2007 में शिंजो आबे के द्वारा किया गया था। हाल ही में एक सदन और भी चर्चा में है, I2U2। आप ध्यान जरूर देंगे इस सदन के बारे में, इस संगठन के बारे में। तो I2 जो है ये भारत और इजराइल है और U2 का मतलब यहां यूएई है और अमेरिका USA है
I2U2 में कौन कौन देश शामिल है, तो ये 4 देश शामिल हैं, यह भी आपको याद रखना है। अब युद्धाभ्यास से अन्य सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे हाल ही में अगर बात की जाए उदार शक्ति युद्धाभ्यास किसके साथ आयोजित होता है, तो मलेशिया और भारत के बीच में उदार शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। और मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर जो है ये मलेशिया की राजधानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए काजिंद, कौन मित्रों, काजिंद युद्धाभ्यास, तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। और कजाकिस्तान की राजधानी पहले क्या थी, तो आप ध्यान रखेंगे नूर सुल्तान था, और इसके बाद क्या किया गया था, अस्ताना था, नूर सुल्तान किया गया था। अब पुनः क्या किया गया है, अस्ताना पुनः किया गया है। यह भी चर्चा में है, आप जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। देखिए दिया गया हाल ही में किस देश में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई है। अब संस्था महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। तो पहले हम इस प्रश्न का आंसर देख लें। तो दिया गया है कंबोडिया, दूसरा दिया गया सिंगापुर, तीसरा जर्मनी, चौथा चीन। मित्रों यहां सही जो हमारा होगा ये कंबोडिया होगा। क्या होगा, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है, नामपेन जो है इसकी राजधानी है। क्या है, नामपेन है। और यहीं पे भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई, और ये पहली बार बुलाई गई है। अब सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि आसियान का स्थापना कब हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे इसका स्थापना 1967 ईस्वी में, कब, 1967 ईस्वी में किया गया था। इसमें शामिल देश कितने हैं, 10 देश हैं। हाल ही में एक नवीनतम देश शामिल हुआ है, तो आप याद रखेंगे नाम, तिमोर लिस्ते। कौन है मित्रों, तिमोर लिस्ते जो है ये आसियान में शामिल होने वाला नवीनतम देश के रूप में है। इसकी मुख्यालय या इसका मुख्यालय कहां है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की जो पूर्व राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत इसका सदस्य देश है, तो आपका जवाब यहां होना चाहिए भारत आसियान देशों का सदस्य देश नहीं है। लेकिन 1992 से आसियान देशों का भारत के प्रति रवैया जो है, व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है बहुत अच्छा रहा है। इसी कारण हाल ही में सामरिक आसियान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके जो व्यवहार की रणनीति का जो पूरा हुआ है वर्ष, कितने वर्ष, तो 30 वर्ष पूरा हुआ है। इसी कारण यह भी संस्थान चर्चा में है, और यहां से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी भी अधिक है, आपको याद रखना है। अब सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आसियान देश शामिल है या नहीं शामिल है। तो हम उस प्रश्न को देख लें यहां कि कौन कौन से देश आसियान में आते हैं। देखिए यहां दिया गया है आसियान, और ये 10 देशों का समूह है। तो पहला देखिए यहां दिया गया थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। अगर बात करें दूसरा वियतनाम की राजधानी हनोई। और कंबोडिया दिया गया है, इसका राजधानी नैमपेन है। सिंगापुर दिया गया है, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। लाओस दिया गया है, साथ ही साथ इंडोनेशिया दिया गया है, म्यांमार दिया गया है, और मलेशिया दिया गया है, ब्रुनेई दिया गया है, फिलीपींस दिया गया है। ये 10 देश हैं। इन देशों के समूह को आसियान के नाम से जानते हैं। इसका गठन जो है 1967 में हुआ था, यह भी याद रखेंगे। अब यहां हम अगर बात करें सम्मेलनों की, तो आप जरूर याद रखें, जैसे G7 देशों की बैठक कहां बुलाई गई थी, तो जर्मनी में बुलाई गई थी। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। क्या है मित्रों, बर्लिन है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है, एल्ब नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात कर ले चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और आपको याद रखना है 14वां ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, 2022 में। तो इसका आयोजन चीन में किया गया था। 13वां कहां किया गया था, तो 13वां 2021 में आपको याद रखना है यह भारत में किया गया था। और 14वां के बाद आपको 15वां याद रखना है, यह कहां किया जाएगा, तो यह दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, जो कि 2023 में होना है। कहां होना है, 2023 में होना है। इसी क्रम में अगर हम बात कर लें SCO की, तो आपको याद रखना है 2022 की बैठक कहां बुलाई गई, तो समरकंद
समरकंद में बुलाया गया। और ये कहां स्थित है तो आप याद रखेंगे यह उज्बेकिस्तान में स्थित है, आप याद रखेंगे। और यह सीओ की 2023 की बैठक कहां बुलाई जाएगी तो ये भारत में बुलाई जाएगी, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। इसी तरह से G20 देशों की बैठक हाल ही में बुलाई गई है 2022 की, कहां बुलाई गई थी तो इंडोनेशिया में बुलाया गया था। और 2023 की बैठक कहां बुलाई जाएगी तो यह भारत में बुलाया जाएगा, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था तो श्रीलंका के कोलंबो में किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा। अब यहां देखो बात हो रही है ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की, तो आप बड़ी सावधानी से इसका आंसर देना है। पहला दिया गया अजमेर, दूसरा राजसमंद, तीसरा दिया गया बूंदी, चौथा झुंझुनू। यहां जो सही हमारा होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, झुंझुनू। कौन? झुंझुनू, यह राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू। अब यहां प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये कब प्रारंभ हुआ था तो आप ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 में प्रारंभ किया गया था। और आपको याद रखना है कि ग्रामीण का अगर पूछा जाए तो झुंझुनू होगा, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। अब यहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की का भी रिपोर्ट आया है, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में पहले स्थान पे कौन है तो उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पे रहा है। इसी क्रम में हम यहां देखें कुछ महत्वपूर्ण जिले दिए गए हैं राजस्थान से, तो अजमेर में हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन कहां किया जाता है तो आप याद रखेंगे अजमेर में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है राजसमंद की भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है और इसका नाम क्या है तो विश्वास स्वरूपम जो है इसका नाम है, और ये राजसमंद राजस्थान में स्थापित किया गया है। अगर बात करें बूंदी की तो आपको याद रखना है भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है तो रामगढ़ विषधारी है, जो कि कहां संबंधित है राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे आपसे पूछा जाए सांभर झील, साथ ही साथ राजसमंद झील, और आपको याद रखना है केवला देव पक्षी अभयारण्य, साथ ही साथ आपको याद रखना है रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां स्थापित है। इन सबका संबंध जो है ये राजस्थान राज्य से है। कुछ योजनाएं हैं, जैसे पूछ लिया जाए बोल्ड योजना का संबंध किस राज्य से है राजस्थान से है। अगर पूछा जाए अनुकृति योजना का संबंध किस राज्य से है तो ये राजस्थान से है। चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है तो यह भी राजस्थान राज्य से है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है तो वर्तमान में यहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो आप याद रखेंगे अशोक गहलोत जी यहां के मुख्यमंत्री हैं, और कलराज मिश्र जी जो हैं यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। यह सारी जानकारियां आप जरूर याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने चुनाव जीता है। अब यहां देखिए हाल ही में नेपाल देश में चुनाव हुआ है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। यहां देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए, पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा श्रीलंका। यहां जो सही हमारा होगा ये नेपाल देश में हाल ही में चुनाव हुए हैं और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने पुनः चुनाव को जीता है, तो आपको ध्यान रखना है नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है काठमांडू जो है यहां की राजधानी है। साथ ही साथ यहां के राष्ट्रपति कौन है तो आपको ध्यान देना है विद्या देवी भंडारी जो हैं ये
राष्ट्रपति हैं यहाँ की, कहां की, नेपाल की। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो शेर बहादुर देउवा जी ही थे, और हाल ही में यह चुनाव हुए हैं और इन्होंने दोबारा जो है चुनाव जीता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगले प्रधानमंत्री पुनः कौन बनेंगे, तो शेर बहादुर देउवा जी ही होने वाले हैं। इसी क्रम में नेपाल से पूछा जाता है सार्क देशों का या आपसे पूछा जाता है दक्षेश देशों का मुख्यालय कहां स्थित है, तो दक्षेश देशों या सार्क देशों का मुख्यालय यहां नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अब यहां सार्क की स्थापना सबसे पहले जान लें, तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। और यहां इसमें शामिल कौन कौन देश हैं, या इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। देखिए, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है, इसका फुल फॉर्म है सार्क का। कौन कौन देश शामिल हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका। ये सारे जो देश हैं ये सार्क देशों के सदस्य देश के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है और किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है और इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8850 मीटर। कितना? 8850 मीटर है। और आप ध्यान रखेंगे कि यह नेपाल में स्थित है। इसी संबंध में आप याद रखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद पूछा जा सकता है कि काला पानी विवाद किस देश से संबंधित है या किन किन देशों के बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास का संबंध किन किन देशों से है, तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। और आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में राजीव कुमार जी को किस देश भेजा गया था, तो आपको ध्यान रखना है राजीव कुमार जी जो है अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में किस देश के लिए नियुक्त किए गए थे, तो ये नेपाल देश के लिए नियुक्त किए गए थे। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं और अत्यंत प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 2030 तक कितना प्रतिशत कमी लाने का उद्देश्य है, मतलब जो आए दिन भारत में आत्महत्याएं हो रही हैं इसको सरकार के द्वारा गंभीरता से लिया गया है और यहां पर एक रणनीति बनाई गई है और इसे कमी लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत कमी लाया जाए इसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें यहां विकल्प की तो पहला दिया गया 5%, दूसरा 15%, तीसरा 20%, चौथा 10%। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही होगा। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि आत्महत्या की दर में 10% की कमी की जानी है। अगर हम बात करें लक्ष्यों के संबंधित तो आपको याद रखना है कि अगर बात की जाए टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है, तो 2025 का रखा गया है। अगर पूछा जाए हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2024 तक का रखा गया है। अगर पूछा जाए कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो ये 2022 तक का रखा गया है। साथ ही साथ पूछा जा सकता है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2030 का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें कि भारत कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो आप याद रखेंगे 2070 तक रखा गया
है कार्बन न्यूट्रल होने का। अगर बात करें कि रेल सेवा को, अधिकतम रेल सेवाओं को इलेक्ट्रिक रेल सेवाओं के रूप में परिवर्तित कर देने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2030 का रखा गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य भारत का कब तक का रखा गया है, तो ये 2025 का रखा गया है। और इन लक्ष्यों को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जब भी परीक्षाएं होती हैं तो डायरेक्ट आपसे एक प्रश्न अगर बनता है तो पूछ लिया जाता है कि भारत के द्वारा इस उद्देश्य में लक्ष्य कितना रखा गया है या कब तक पूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है और आपसे 2 लाइन कह के हम विदा लेना चाहेंगे। देखिए यहां दिया गया है, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी होती है। मतलब आप जब सफल हो जाएंगे तो आपकी सफलता का जो राज है वो जानने वाले तमाम सारे लोग होंगे, और जिसकी कहानी ना हो वो सफलता नहीं होती। इसी क्रम में आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।